नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर विनय दुबे, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मार्तंड क्रमांक 1 रीवा से। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज जिस विषय का अध्ययन करने हम चल रहे हैं वह है कक्षा 10वीं का विज्ञान, अध्याय 1, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, और उसका भाग 1। आज के इस वीडियो सत्र में हम अध्ययन करेंगे अध्याय 1 के महत्वपूर्ण अभ्यास के प्रश्न एवं उनके उत्तर। विद्यार्थियों, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों की द्रुत पुनरावृत्ति के लिए आज की यह कक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा सामने स्लाइड पर आप देख रहे हैं कि आपके सामने ये कुछ चित्र हैं। तांबे की एक मूर्ति है और उस मूर्ति पर की चमक खत्म हो गई है, हरे रंग के ढेर सारे धब्बे स्पॉट लग गए हैं। दूसरी ये चांदी की मूर्ति है और इसकी चमक धीमी पड़ गई है, रंग काला पड़ गया है। तीसरे नंबर पर यहाँ कुछ अखरोट रखे गए हैं और ये अखरोट दिख रहे हैं, इनके बारे में भी आज की कक्षा में हमें पढ़ना है। इसी के साथ कुछ स्नैक्स, लेज के पैकेट बंद दिख रहे हैं और अक्सर आप सब ने देखा होगा कि बड़ा सा पैकेट, फूला हुआ पैकेट हम खरीदते हैं और उसके अंदर बहुत थोड़ी मात्रा में चिप्स या स्नैक्स हमें मिला करते हैं, शेष हवा भरी रहती है। इन पैकेट्स में हवा ज़्यादा क्यों भरी रहती है, कौन सी गैस भरी होती है, इसके बारे में भी हम इस अध्याय में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी कक्षा और उसका पहला प्रश्न। महत्वपूर्ण प्रश्न है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? छात्रों, इस प्रश्न का उत्तर है कि मैग्नीशियम एक तीव्र क्रियाशील धातु है। यह वायु की क्रिया से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है, जिसके कारण इसकी ऊपरी सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की अक्रिय परत बन जाती है और इसकी चमक धीमी पड़ जाती है। यह अक्रिय मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत मैग्नीशियम को जलने से रोकती है। यही वजह है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रेतमार कागज से साफ किया जाता है, ताकि सक्रिय धातु सतह ऊपर आ जाए और उसकी वायु से क्रिया हो सके। मैग्नीशियम धातु की वायु से क्रिया का समीकरण यहां पर प्रदर्शित है। यहाँ मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करता है और 2MgO बना रहा है, जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड सफ़ेद रंग का चूर्ण, सफ़ेद रंग का पाउडर हुआ करता है। बच्चों, यहाँ पहले चित्र में आपको मैग्नीशियम रिबन का जलना दिखाया जा रहा है और ये मैग्नीशियम रिबन जब जलता है तो तीव्र चमक के साथ श्वेत प्रकाश उत्पन्न करता है। मैग्नीशियम के चूर्ण की मात्रा का प्रयोग बीच वाले चित्र में आप देख रहे हैं, ये फुलझड़ियां हैं और अभी कुछ ही दिन पहले दीपावली बीती है और आप सबने निश्चित ही फुलझड़ियां जलाई होंगी। इन फुलझड़ियों में भी
चमक उत्पन्न करने के लिए, सफ़ेद प्रकाश उत्पन्न करने के लिए मैग्नीशियम पाउडर लगाया जाता है। दूल्हे की गाड़ी के सामने जलाए जाने वाली फुलझड़ियों में जो तीव्र श्वेत प्रकाश उत्पन्न करती हैं, उनमें भी मैग्नीशियम पाउडर का प्रयोग होता है। तो मैग्नीशियम यद्यपि एक धातु है किंतु तीव्र क्रियाशील है, वायु में खुला छोड़ने पर नहीं जलती, किंतु यदि इसकी साफ सतह को मोमबत्ती, स्पिरिट लैंप या बर्नर की लौ पर कुछ देर रखा जाता है तो यह तुरंत आग पकड़ लेता है और जलने लगता है, श्वेत चमक के साथ, श्वेत प्रकाश के साथ तीव्रता से जलता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ किया जाता है क्यों। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। आपकी पुस्तक में भी यह प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। पहली अभिक्रिया लिखी है, बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट की क्रिया से बनता है बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। उत्तर यहां पर आपके सामने प्रदर्शित है। बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है Al2SO4 होल थ्राइस। जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो इनकी रासायनिक क्रिया के पश्चात बनता है बेरियम सल्फेट BaSO4 और एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। ठीक है बच्चों, इसी प्रश्न का दूसरा भाग खंड ख था, जिसमें लिखा गया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया होती है तो सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। यह एक प्रकार की उदासीनीकरण अभिक्रिया है। जब किसी अम्ल के 1 ग्राम तुल्यांक को क्षार के 1 ग्राम तुल्यांक के साथ अभिकृत कराया जाता है तो दोनों उदासीन हो जाते हैं और साथ में एक लवण और जल अणु बनता है। यहाँ भी यही क्रिया हो रही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्ल है, और जब ये दोनों क्रिया करते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है जो एक प्रकार का साल्ट है, लवण है, और साथ में जल बना करता है। साथ ही ऊष्मा भी मुक्त होती है। उदासीनीकरण क्रिया में भी 13.7 किलो कैलोरी ऊष्मा मुक्त होती है। इस प्रकार हम यह भी कह सकते हैं कि किसी अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण और जल के बनने की क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं और यह एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है बच्चों, आ गई बात समझ में? तो आइए आगे बढ़ें। प्रश्न क्रमांक 3 है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। जैसा नाम है ऊष्माक्षेपी अर्थात वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्रियाफल बनने के साथ साथ ऊष्मा भी मुक्त होती है, उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। प्रायः आप में से अधिकांश लोगों को यह परिभाषा याद होगी, लेकिन हमारी वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए हमें पुनः अभ्यास करना है। इनके उदाहरणों की बात करें तो सबसे पहला एग्जाम्पल है प्राकृतिक गैस मीथेन का दहन। जो गोबर गैस है उसका भी मुख्य अवयव मीथेन होता है। नेचुरल गैस का, प्राकृतिक गैस का भी प्रमुख घटक मीथेन है, और यह मीथेन वायु से ऑक्सीजन की क्रिया के पश्चात बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और 2 अणु जल के, साथ में मुक्त होती है ऊर्जा। इसी कारण इस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यह ऊर्जा ऊष्मा के रूप में मुक्त होगी, प्रकाश के रूप में मुक्त हो सकती है। इसी अभिक्रिया का एक दूसरा एग्जाम्पल है जो अपने घरों में हम प्रतिदिन देखते हैं। छात्रों,
आपने देखा होगा घर में भोजन बनाने के लिए जो सिलेंडर में भरी हुई गैस प्रयोग की जाती है उसे कहते हैं तरल पेट्रोलियम गैस, या संक्षेप में एलपीजी कहते हैं। एलपीजी का पूरा नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस है और इसका प्रमुख अवयव ब्यूटेन होता है। यह ब्यूटेन भी तीव्र ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन गैस है। इसका दहन कुछ इस प्रकार होता है। C4H10 गैसीय अवस्था में रिएक्ट करती है ऑक्सीजन से और बनाती है 4 अणु कार्बन डाइऑक्साइड गैस के और 5 अणु जल वाष्प के। यह कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प भी गैस के रूप में बनते हैं और जलने के उपरांत वायुमंडल में मुक्त हो जाते हैं। साथ में मुक्त होती है ऊष्मा ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा। इसी ऊष्मा ऊर्जा के प्रयोग से हमारे घरों में बर्तन के अंदर रखे हुए भोजन, जिन्हें गैस बर्नर पर चढ़ाया जाता है, वह भोज्य पदार्थ पकता है, दूध उबलता है, चाय बनाई जाती है। यह ऊष्मीय ऊर्जा जो उत्पन्न होती है वह ब्यूटेन के जलने से मिलती है। साथ ही ज़्यादा देर तक कमरे में गैस या भट्टी जलती हो तो वह कमरा गर्म हो जाता है, क्योंकि ऊष्मा का विकिरण होता है कक्ष के अंदर और उस कक्ष को गर्म कर देता है। इसी के साथ ब्यूटेन के दहन से उत्पन्न हुई ऊर्जा की कुछ मात्रा प्रकाश के रूप में भी उत्सर्जित होती है, जो हमको उसकी लौ की चमक के साथ दिखाई देती है। ठीक है, चलिए, तो हमने अभी सीखा कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और दोनों बड़ा जनरल उदाहरण लिया हुआ है। एक गोबर गैस या प्राकृतिक गैस मीथेन का जलना और दूसरा ब्यूटेन का जलना। दूसरी रासायनिक अभिक्रिया का नाम है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। कैसे परिभाषित करते हैं, आइए जानें। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। अर्थात वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक अणुओं के बीच क्रिया होने के लिए ऊष्मा देना आवश्यक होता है। इसी ऊष्मा के अवशोषण से अभिकारक अणु के अवयवी परमाणुओं के बीच बने बंधों का वियोजन होता है। उसके उपरांत रासायनिक क्रिया संपन्न होती है। ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। यदि निश्चित न्यूनतम मात्रा की ऊर्जा या ऊष्मा अभिकारकों को न दी जाए तो यह रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न ही नहीं होती। पहला उदाहरण है कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। कैल्शियम कार्बोनेट, या इसी को आप चूना पत्थर अथवा संगमरमर के नाम से जानते हैं, रासायनिक सूत्र लिखा है CaCO3 सॉलिड, ठोस अवस्था का है। जब चूना पत्थर को गर्म किया जाता है भट्टी के अंदर तो यह सरलता से अपघटित हो जाता है। ताप के प्रभाव से या ऊष्मा के प्रभाव से किसी भी रासायनिक यौगिक का अपघटन तापीय अपघटन कहलाता है। इस प्रकार यह रासायनिक अभिक्रिया तापीय अपघटन का भी उदाहरण है और साथ ही यह एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। जब हम चूना पत्थर को गर्म करते हैं तो वह कैल्शियम ऑक्साइड, कली चूना या इसी को क्विक लाइम कहते हैं, ये बनता है। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। ठीक, चलिए इसी ऊष्माशोषी अभिक्रिया का एक दूसरा उदाहरण और देखते हैं। विद्यार्थियों, लीजिए आपके समक्ष ऊष्माशोषी अभिक्रिया का दूसरा उदाहरण लिखा है लेड नाइट्रेट का अपघटन, जिसका रासायनिक सूत्र होता है PbNO3 का होल्ट वाइज। यह एक ठोस पदार्थ है।
जब इसे गर्म किया जाता है, ऊष्मा दी जाती है, तो यह लेड नाइट्रेट टूटकर अपघटित होकर PbO, जिसे प्लम्बम ऑक्साइड या लेड मोनोऑक्साइड के नाम से जानते हैं, इसमें बदल जाता है। इसे ही लिथार्ज अथवा मुर्दा शंख के नाम से भी जानते हैं। रामलीला, नौटंकी और प्रहसन के कलाकार अपने काले धुंधले चेहरे को चमकदार गोरा बनाने के लिए इसके पाउडर का लेप करते हैं, इसके घोल का लेप लगाते हैं। इसी का नाम है मुर्दा शंख, प्लम्बम ऑक्साइड होता है। साथ में बनती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 4 अणु, ये गैसीय अवस्था में बनते हैं, वायुमंडल में मुक्त हो जाते हैं और एक अणु ऑक्सीजन भी पृथक होती है। तो ये हुआ लेड नाइट्रेट का अपघटन एक ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। फिर तीसरा उदाहरण है पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन। पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन भी एक तापीय अपघटन अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। ये तीर के निशान के ऊपर, एक समता के निशान के ऊपर बना हुआ ट्रायंगल दिख रहा है, डेल्टा चिन्ह कहलाता है, और यह अभिक्रिया में ऊष्मा दिए जाने को व्यक्त करता है। जब पोटेशियम क्लोरेट या KClO3 सॉलिड को ऊष्मा दी जाती है तो यह अपघटित होकर पोटेशियम क्लोराइड सॉलिड और ऑक्सीजन गैस में परिवर्तित हो जाता है। 2 अणु पोटेशियम क्लोरेट के अपघटन से 2 अणु पोटेशियम क्लोराइड और 3 अणु ऑक्सीजन गैस बनती है। ठीक है भैया, तो ये हुआ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के 2 अतिरिक्त उदाहरण, लेड नाइट्रेट का अपघटन और पोटेशियम क्लोरेट का अपघटन। अब आइए पढ़ते हैं आज के का अपना प्रश्न क्रमांक 4। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर परीक्षा में आया करता है, तो ध्यान से सुनिए बच्चों और समझने का प्रयास कीजिए। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रियाफल कोई अविलेय लवण अथवा अवक्षेप बनता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। नहीं समझ में आया तो पुनः पढ़िए। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों की क्रिया के पश्चात बनने वाला क्रियाफल कोई अघुलनशील लवण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के विलयनों में भी घुलता नहीं है, इस प्रकार के पदार्थ को ही अवक्षेप नाम दिया जाता है। जब रासायनिक अभिक्रिया में इस प्रकार का कोई पदार्थ बनता है और अघुलनशील होता है, अविलेय होता है, तो वह पात्र की तली में नीचे बैठ जाता है। इसी को व्यक्त करने के लिए अवक्षेप वाले पदार्थों के बगल में नीचे की ओर एरो दर्शाया जाता है, जो यह प्रदर्शित करता है कि यह पदार्थ अवक्षेप के रूप में बनेगा और पात्र की तली में जाकर बैठ जाएगा। आइए अवक्षेपण अभिक्रिया का सबसे अच्छा और पहला एग्जाम्पल हमारे पास है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की क्रिया। जी हाँ, सोडियम सल्फेट यानी 2SO4 और बेरियम क्लोराइड का सूत्र BaCl2 होता है। जब सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन को बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन के साथ मिलाया जाता है, अर्थात दोनों की क्रिया कराई जाती है, तो बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप बनता है। बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप बनता है जिसका सूत्र है BaSO4 और साथ में बना करता है सोडियम क्लोराइड, एक लवण जो कि जल में घुलनशील होता है, अभिक्रिया जलीय माध्यम में हो रही होती है, इसलिए यह नमक जो है एक्वस लिखा गया है। यहाँ AQ का मतलब है कि यह घुलित अवस्था में प्राप्त होगा। आ गई बात समझ में? तो चलिए आगे चलें हम।
अवक्षेपण अभिक्रिया के ये दो और उदाहरण समझते हैं। दूसरा उदाहरण है सिल्वर नाइट्रेट पर सोडियम क्लोराइड की क्रिया। आपने अपने पाठ्यक्रम में यह रासायनिक अभिक्रियाएं विस्थापन और द्विविस्थापन में भी पढ़ी हैं। यहां सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का जलीय विलयन है और उसकी क्रिया सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से कराई जाती है। ये AQ लिखा हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन को व्यक्त करता है और एक्वस सॉल्यूशन अर्थात जलीय विलयन। जब सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के साथ अभिकृत किया जाता है, मिलाया जाता है, तो सिल्वर क्लोराइड AgCl का सफेद अवक्षेप बनता है। यह एरो यहाँ जो नीचे की ओर एरो बगल में दर्शाया गया है, ये बताता है कि ये संबंधित पदार्थ अवक्षेप के रूप में बनेगा। साथ में सोडियम नाइट्रेट बनता है NaNO3 और यह घुलनशील लवण है, जलीय विलयन के रूप में बनता है, विलयन में घुली हुई अवस्था में पाया जाता है। तीसरा उदाहरण है लेड नाइट्रेट और सोडियम सल्फेट की क्रिया। तो देखिए, लेड नाइट्रेट का फार्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, सॉलिड अवस्था में है। Na2SO4 सोडियम सल्फेट जलीय विलयन है। जब इन दोनों की क्रिया कराई जाती है तो लेड सल्फेट सॉलिड बनता है। यह भी बगल में एरो दर्शाया गया है, अर्थात अवक्षेप सफेद रंग के अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा और सोडियम नाइट्रेट NaNO3 का जलीय विलयन बनेगा। ये हो गई अवक्षेपण अभिक्रियाएं और उनके दो उदाहरण। आ गई बात समझ में, तो आगे बढ़ें। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5। किसी रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण से हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है? विच इंफॉर्मेशन कन्वे द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन से, रासायनिक समीकरण से कौन कौन सी जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं? प्रश्न का उत्तर है किसी रासायनिक अभिक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण से अभिकारकों और क्रियाफलों के नाम तथा इनके सूत्रों की जानकारी मिल जाती है। दूसरा, अभिकारकों और क्रियाफलों के अणुओं की संख्या का ज्ञान हो जाता है। जैसे यहाँ सोडियम सल्फेट का एक अणु है, बेरियम क्लोराइड का एक अणु है, तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के एक एक अणु आपस में क्रिया करते हैं, तब बेरियम सल्फेट का एक अणु बनता है और साथ में सोडियम क्लोराइड के दो अणु बनते हैं। इस प्रकार अभिक्रिया में अभिकारकों के अणुओं की आपेक्षिक संख्याओं की भी जानकारी हमें क्रिया के समीकरण से प्राप्त हो जाती है। तीसरी बात, समीकरण से ही हमें पता लगता है कि अभिकारकों और क्रियाफलों की भौतिक अवस्था क्या है, या दूसरे शब्दों में कह लें कि संतुलित समीकरण से अभिकारकों और क्रियाफलों की भौतिक अवस्था का ज्ञान हो जाता है। जैसे यहाँ लेड नाइट्रेट के साथ छोटे कोष्टक के अंदर स्मॉल यस लिखा हुआ है और यह यस ठोस अवस्था को व्यक्त करता है। दूसरे में भी यहाँ PbO के साथ यस लिखा है, यह भी सॉलिड है। NO2 के साथ गैस लिखा है, O2 के साथ भी गैस लिखा है। ठीक, तो ये नियम है कि किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था दर्शाने के लिए उसके सूत्र के नीचे दाहिनी ओर छोटे कोष्टक के अंदर अवस्था सूचक संकेत लिखे जाएंगे। ठोस के लिए सॉलिड, द्रव के लिए लिक्विड, गैस के लिए G और जलीय विलयन के लिए AQ लिखते हैं, जैसा अभी कुछ देर पहले हम पिछले समीकरणों में देख रहे थे। चौथी विशेष बात कि
रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण से ही गैसीय अभिकारकों और क्रियाफलों के अणुओं की आपेक्षिक संख्याओं की जानकारी मिल जाती है। जैसे इस अभिक्रिया में देखें, यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया से अमोनिया गैस बन रही है। नाइट्रोजन का एक अणु हाइड्रोजन के 3 अणु आपस में रिएक्ट करते हैं, तब 2 अणु अमोनिया के बनते हैं। यहाँ चौथी बात और होती है कि तीर के निशान के ऊपर और नीचे अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाले उत्प्रेरकों के सूत्र भी लिखे जाते हैं। तो अभिक्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रही है अथवा उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में हो रही है, इस बात का भी ज्ञान हमें समीकरण से हो जाता है। इसी प्रकार अभिक्रिया के लिए आवश्यक विशेष ताप और दाब की भी जानकारी तीर के ऊपर या नीचे लिखकर प्रदर्शित की जाती है और उसका भी ज्ञान हमें समीकरण से हो जाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में यदि कोई विस्फोटक पदार्थ बन रहा है या कोई विषैला पदार्थ बन रहा है, उनका भी संकेत पहले से प्रदर्शित कर दिया जाता है। तो इतनी जानकारियां हमें संतुलित रासायनिक समीकरणों से प्राप्त हो जाती हैं। अब आइए, हमारा प्रश्न क्रमांक 6 है। किसी पदार्थ यक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। पदार्थ यक्स का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। यह प्रश्न आपकी पुस्तक में दिया हुआ है। ऐसा पदार्थ यक्स जिसका उपयोग घरों की पुताई, दीवारों को सफ़ेद करने के लिए, दीवारों को चमकाने के लिए किया जाता है, वह पदार्थ आप सभी जानते हैं कैल्शियम ऑक्साइड या कली चूना होता है। अनबुझा चूना भी इसे ही कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CaO होता है। ऊपर एक अभिक्रिया में आपने पढ़ा है कि जब चूना पत्थर को गर्म किया जाता है उष्माशोषी अभिक्रिया के उदाहरण में, तो वह अनबुझे चूने CaO कैल्शियम ऑक्साइड में बदलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। यहाँ दूसरा भाग प्रश्न का था कि लिखे गए पदार्थ की जल के साथ क्रिया लिखिए। जो पदार्थ है वो कैल्शियम ऑक्साइड है और जब यह कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और ऊष्मा मुक्त होती है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बाहर निकलती है। और इसी कारण यह अभिक्रिया भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण मानी जा सकती है। ठीक है, आ गई बात समझ में। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।